Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we're here. दोस्तों, let's start with series on law of contract and we'll start with the very first case on foundation of contract. And this case is titled Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company Limited. तो दोस्तों, इस केस में मतलब बहुत सारे फाउंडेशनल क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट के डिस्कस हुए कि क्या कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन चाहिए, क्या एक्सेप्टेंस नोटिफाई होना चाहिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट शुड बी डेफिनेट। तो देखते हैं इसमें कंटेंशंस क्या थे। तो इसमें जो डिफेंडेंट कंपनी है उसने बेसिकली 5 कंटेंशन दिए। फर्स्ट कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि कंसिडरेशन ही नहीं है। सेकंड कि एक वेज अगर कॉन्ट्रैक्ट मान भी लिया जाए तो ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ये इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। तीसरा बोला कि ये तो मैं मजाक कर रहा था, कोई यहाँ पे प्रॉमिस नहीं था। चौथा कोई मतलब कि इट्स नॉट अ वेरी डेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं आपको इसके फैक्ट्स बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसके जो वर्ड्स हैं इस प्रॉमिस में, जो एडवर्टीजमेंट में जो वर्ड्स हैं, दे आर वेरी वेग। और कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही वेग हो, कॉन्ट्रैक्ट में आपको स्पेसिफिक होना चाहिए किसके साथ हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, तो इसलिए वो नहीं होगा। और पाँचवा है एक्सेप्टेंस नोटिफाई नहीं हुआ था। ये 5 कंटेंशन थे। अब आपको फैक्ट्स बताता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाएंगे इसको। तो इसमें ये जो कंपनी थी इसने एक एडवर्टीज़मेंट डाला था कि एक सपोज उस इन्फ्लुएंजा के वो कुछ टैबलेट ला रहे थे कि इसको 2 वीक तक जो भी 3 टाइम्स अ डे खाएगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। अब ये एडवर्टीज़मेंट आया था और उसमें ये भी लिखा था कि मैं 1000 यूरो और अगर होगा तो 100 यूरो देंगे, और ये भी लिखा था कि मैं 1000 यूरो इस बैंक के अकाउंट में डाल रहा हूँ। और ये भी कहा था कि जो पिछली बार जो एपिडेमिक हुई थी तब जिन लोगों ने इसको यूज़ किया था उनको इन्फ्लुएंजा नहीं हुआ था। तो ये फैक्ट थे। अब एक जो यहाँ पे प्लेंटिफ है उसने कंज्यूम किया और उसको कंज्यूम करने के दौरान ही इन्फ्लुएंजा हो गया था। तो वो बोल रहा है कि इसको हम चूँकि मैंने यूज़ किया है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इसलिए आप हमें, और मुझे चूँकि इन्फ्लुएंजा हो गया तो यू ब्रीच्ड योर कॉन्ट्रैक्ट, कॉज ऑफ एक्शन हो गया। आई परफॉर्म द पार्ट ऑफ माई पार्ट ऑफ प्रॉमिस, यू मेड द प्रॉमिस, और इसलिए और चूँकि मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया तो दिस गिव्स मी कॉज ऑफ एक्शन और आप मुझे दो। हमने कंटेंशन डिफेंडेंट के देख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल यहाँ पे जज ने मतलब कि अपना जजमेंट दिया है। सबसे पहले जज ने ये कहा कि यहाँ पे वेजरिंग तो है नहीं, कोई इसमें बेट की बात नहीं हो रही, देयर इज नथिंग इन नेचर, तो इसलिए वो तो हटा ही देते हैं। अब रही बात कंसिडरेशन की, तो कोर्ट ये कहता है कि आपको इस एडवर्टीज़मेंट से सेल बढ़ी आपकी दवा की, वो आपके लिए कंसिडरेशन है ही। और अगर आप कुछ और देखते हो तो ये देखिए कि जितने लोग भी दवा खरीदेंगे, स्पेशली जो प्लेंटिफ की बात करें जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ही मस्ट हैव गॉन थ्रू सम इनकन्वीनियंस, कि उसको ध्यान रखना है कि हाँ भाई मुझे 3 टाइम में दवा खानी है, मुझे इतने पैसे देकर वो ख़रीदा है, तो दिस इज़ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर यू। तो वो बात होगी। तीसरा आर्ग्यूमेंट उसने जज ने कहा कि यहाँ पर आपने जैसे ही कहा कि मैं 1000 यूरो लेट्स से एस्क्रो अकाउंट जो कि एक अलग जगह मैंने डाल दिया है, दिस शोज़ दैट ये आप यू आर सीरियस अबाउट इट, आप सिर्फ इसी तरह मतलब मजाक नहीं कर रहे हो। चौथा कोर्ट ने कहा कि ऑल्दो इट इज़ एन ऑफर मेड टू एवरीवन बट द कॉन्ट्रैक्ट इज़ विथ लिमिटेड पीपल हु परफॉर्म दिस कंडीशन। अब इसको इट्स नॉट, ऑल्दो द लैंग्वेज इज़ वेग, लेकिन इसको हम वैसे समझें जैसा एक नॉर्मल बंदा समझेगा। तो कोर्ट यहाँ पे ये कहता है, जैसे इनका कंटेंशन ये था कि जिस तरह का लैंग्वेज है एडवर्टीज़मेंट के, उससे तो ये समझ में आ रहा है कि एक बार मैंने दवा ले ली उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए मैं इन्फ्लुएंजा से इम्यून हो जाऊँगा। तो कोर्ट कहता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक नॉर्मल आदमी या तो ये समझेगा कि जब तक मैं दवा खा रहा हूँ तब तक मुझे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, या वो ये समझेगा कि एपिडेमिक के दौरान इन्फ्लुएंजा मुझे दोबारा नहीं होगा, या वो ये समझेगा कि एक रीज़नेबल टाइम, सो लेट से मैंने आज डोलो खा लिया तो मैं प्रिज्यूम कर सकता हूँ कि अगले 1 महीने तक मुझे दोबारा बुखार नहीं होगा। तो वो जो रीज़नेबल टाइम है वहाँ तक मुझे उस ड्यूरेशन के लिए मैं इम्यून हो गया हूँ। तो अगर हम और ये कंस्ट्रक्शन ले जो कि नॉर्मल बंदा पढ़ के समझेगा तो देयर इज़ नॉट मच इसमें, मतलब इट्स ए स्पेसिफिक थिंग और इसलिए कॉन्ट्रैक्ट है। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट था कि एक्सेप्टेंस मस्ट जनरली मस्ट बी नोटिफाइड, मतलब कि हाँ मैंने एक्सेप्ट किया, क्यों, क्योंकि तभी और तभी मीटिंग ऑफ माइंड्स होगा, क्योंकि इससे पहले तो मुझे मालूम नहीं कि आपने एक्सेप्ट किया है नहीं, तो इसके बिना मीटिंग ऑफ माइंड्स तो हो नहीं सकता है और कंसेंसस एडिडम होना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन कोर्ट कहता है कि कभी कभार जो ऑफरर है वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली
कह करवा सकता है कि भाई मुझे एक्सेप्टेंस नोटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली ये जो एडवर्टीजमेंट टाइप वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें इट्स कॉमन सेंस कि एक्सेप्टेंस नोटिफाई नहीं किया जा सकता है। और कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया कि सपोज़ मैं एक एडवर्टीजमेंट लाता हूँ कि जो मेरे कुत्ते को खोजेगा उसको मैं 100 रुपये दूंगा, तो क्या पुलिस या कोई भी बंदा पहले नोटिफाई करेगा कि भाई शशांक मैं तुम्हारा ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद खोजने जाएगा? इन सब, और इनफैक्ट अगर हम इसमें देखें तो जैसे किसी ने परफॉर्मेंस किया टर्म्स ऑफ द ऑफ़र के थ्रू कि दवा खरीदी, 2 सप्ताह तक 3 टाइम्स अ डे खाया, तो बाय दैट कंडक्ट इटसेल्फ, बाय द परफॉर्मेंस इटसेल्फ, ही हैज़ मतलब accepted the contract, accepted the offer, then there is no need to notify the acceptance. तो कोर्ट यही कहता है कि एज अ जनरल रूल आपको एक्सेप्टेंस नोटिफाई करना होगा, लेकिन व्हेन द ऑफर इज़ मेड टू द एंटायर वर्ल्ड, ऐसे केसेस में स्पेशली इन द, और ये कैसे देख सकते हैं? ऑफ़र के लैंग्वेज से देख सकते हैं, या नेचर ऑफ द थिंग से देख सकते हैं कि कौन से किस कॉन्टेक्स्ट में ये ऑफ़र दिया जा रहा है, कैरेक्टर ऑफ बिजनेस क्या है। तो इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक्सेप्टेंस नोटिफाई करना ज़रूरी है या नहीं, या वो इम्प्लाइडली वेव ऑफ कर दिया गया है। तो ये रहा, और इसके बेसिस पे द कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। तो दोस्तों, आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रस्ट विद लॉ। बाय बाय।